पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि छिनमू और एम्पर यानफेंग की बातें होती हैं। बाद में इंपीरियल कॉलेज में स्कॉलर्स को युद्ध में प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा था। गुलिनवान ने छिनमू को भी कुछ स्कॉलर्स की टीम दी थी। अब आगे देखेंगे। छिनमू की टीम में उसके अलावा कोई इंपीरियल एकेडमिशियन या डायरेक्टरेट नहीं था। गुलिनवान का कारण यह था कि चूंकि छिनमू पहले से ही एक इंपीरियल एकेडमिशियन था और उसका पद ऊंचा था, इसलिए उसे अपनी टीम का नेतृत्व खुद करना चाहिए। जो स्कॉलर्स चिन्मू को सौंपे गए थे वे स्कॉलर्स रेजिडेंस के सर्वश्रेष्ठ में से चुने गए थे, लेकिन फिर भी रॉयल्टीज पार्क और डिवाइन आर्ट्स रेजिडेंस से चुने गए स्कॉलर्स की तुलना में बहुत पीछे थे। इंपीरियल कॉलेज में चारों ओर शक्तिशाली प्रैक्टिशनर्स थे, इसलिए एक्सपर्ट्स की कोई कमी नहीं थी। गु लिनुअन द्वारा छिनमू को अनुभव के लिए टीम का नेतृत्व देना असल में अपने निजी बदले के लिए सार्वजनिक पद का उपयोग करना था। जो स्कॉलर्स चिन्मू के साथ फ्रंटलाइन पर जा रहे थे वे सभी परिचित थे। चेन वानयुन, मंक युन खे, युए चिंगहोंग जो अपने वुल्फ स्लेव को साथ लाया था, सी युन शेंग और अंत में चिन यू। हालांकि चिन यू कैपिटल सिटीज चिन फैमिली की युवा पीढ़ी का सदस्य था, इसलिए उसका प्रभावशाली बैकग्राउंड था। उसने गु लिनुअन से बात करके खुद को चिनमू की टीम से हटवा लिया और एक दूसरी टीम में चला गया जो किसी डायरेक्टरेट द्वारा संचालित थी। इस तरह उसने चिनमू की श्योर डेथ टीम से बचाव किया। चिनमू ने एक फर्नेस में स्कारलेट फायर स्पिरिट पिल्स को रिफाइन करना समाप्त किया और अपना शरीर फैलाया। पिछले कुछ दिनों से वह लगातार पिल्स बना रहा था ताकि ड्रैगन चिलिन के पास फ्रंटलाइन पहुंचने तक पर्याप्त भोजन रहे। इसी वजह से उसके पास अन्य स्कॉलर्स से मिलने का समय नहीं था। इस बीच मंक युनके ने चेन वनयुन और यो चिंगहोंग को बुलाकर कहा, इस बार ग्रैंड चांसलर ने एकेडमिशियन छिन को हमें अनुभव देने के लिए एक खतरनाक जगह भेजा है। मुझे लगता है हम वापस नहीं लौटेंगे। हम सबकी मौत तय है। हमारी टीम में तो एक भी डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर नहीं है। चेन वानयुन ने सिर हिलाया। एक है। बाकी सब उसकी तरफ देखने लगे। चेन वानयुन हल्के से मुस्कुराया। मैंने पिछले कुछ दिनों से अपने रेल्म को दबा रखा है। मैं कभी भी ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ और सिक्स डायरेक्शंस रेल्म का डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर बन सकता हूँ। यो चिंगहोंग बोला, मैंने सुना है कि जो सेक्ट्स बगावत कर रहे हैं वे सब दक्षिण में एकत्र हो रहे हैं ताकि इटर्नल पीस एम्पायर की शक्ति को पूरी तरह खत्म कर सकें। कई सेक्ट्स जो पहले राजधानी के आसपास सक्रिय थे अब गायब है, जैसे ड्रैगन राइडर सेक्ट जो दक्षिण चला गया। अब सर्जिंग रिवर के दक्षिण का पूरा क्षेत्र रेबल आर्मी के नियंत्रण में है। जब इतने सारे रेबल सेक्ट्स वहां इकट्ठे हैं तो डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स की संख्या अनगिनत होगी। तुम्हारे अकेले के डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर होने से कुछ नहीं होगा। चेन वान्योन ने भौहें सिकोड़ लीं। एकेडमिशियन चिन का मार्शल वर्ल्ड का अनुभव बहुत कम है। वह बहुत युवा है। उसने कितनी बार दुनिया देखी होगी। उसके नेतृत्व में सब कुछ बर्बादी की ओर इशारा कर रहा है। चाहे मेरी कल्टिवेशन कितनी भी ऊंची क्यों न हो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जूनियर सिस्टर सी, तुम कुछ नहीं बोल रही हो। तुम्हारा क्या विचार है? सियुनशंग हल्के से मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। सब चुप हो गए। मंक्यून ने गहरी सांस ली। बेहतर होगा कि हम फ्लोर ऑफ हेवनली रिकॉर्ड्स से भागने के लिए एक दो डिवाइन आर्ट्स सीख लें। शायद किसी काम आ जाए। आखिरकार प्रस्थान का दिन आ गया। हॉल ऑफ सुप्रीम लर्निंग के सामने सैकड़ों स्कॉलर्स इकट्ठे हुए। डायरेक्टर एडिट्स अपनी अपनी टीमों की जांच कर रहे थे। फिर एक के बाद एक जहाज उड़कर आए और हॉल ऑफ सुप्रीम लर्निंग के सामने उतरे। डायरेक्टरेट्स अपनी टीमों को लेकर जहाज़ों पर सवार हो गए। गु लिनुआन मुस्कुराते हुए चिन्मू के पास आया। एकेडमिशियन चिन, तुमने जहाज नहीं किराए पर लिया? ये यात्रा बहुत लंबी है। पैदल जाओगे तो 10 दिन से ज्यादा लगेंगे। तुम इंपीरियल एकेडमिशियन हो, क्या तुम इतना भी पैसा खर्च नहीं कर सकते? चिन्मू ने शांत मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद ग्रैंड चांसलर हमारी चिंता करने के लिए। मेरे पास तो सिर्फ पैसा ही पैसा है, इसलिए मैंने बहुत ऊंचे दाम पर एक फास्ट शिप किराए पर लिया है जो जल्द जल्द ही आ जाएगा। उसके फर्नेस को मैंने खुद फोर्ज किया है। वह बहुत तेज है। चेन वान यून और बाकी सब ने एक दूसरे को देखा। ये कितना कंजूस है, खुद फर्नेस बना लिया। लगता है जहाज बहुत छोटा होगा, लेकिन क्या ये वाकई फोर्ज करना जानता है? वह तो कभी हॉल ऑफ डिवाइन क्राफ्ट गया ही नहीं। थोड़ी देर बाद सारे जहाज उड़ गए। मोंक्यूनक्वे और बाकी सब चिंतित थे। तभी उन्होंने देखा कि एक टूटा फूटा जहाज हवा में हिलता डुलता आया और डगमगाते हुए उतरा। चिन्मू मुस्कुराया, हमारा जहाज आ गया। चेन वान्यून, यूनक्वर, यो चिंगहोंग सबके चेहरे उतर गए। जहाज जगह जगह से छिदा था। हवा निकल रही थी। मस्तूल टूटा था और पाल भी नहीं था। जहाज से एक विशालकाय आदमी उतरा जिसके हाथों पर टैटू बने थे।
उसने चिन्मू को देखकर हंसते हुए कहा, ओल्ड ब्रदर चिन, माफ करना मैं देर से आया। चिन्मू ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा जहाज तो पहले ठीक था, अब ये क्या हाल कर दिया? फान्यूनशाह बोला, कहने की बात मत पूछो, मैं एक और यात्रा पर गया था और फिर उन थ्री वंडर्स कैसल की चुड़ैलों से टकरा गया। उन्होंने अपने कीड़े छोड़ दिए पर मेरी गति बहुत तेज थी, इसलिए जहाज सीधा कीड़ों के झुंड में जा घुसा। जहाज छलनी हो गया। उसने बाकी स्कॉलर्स को देखा और बोला, स्कॉलर्स, जब भविष्य में अधिकारी बनो तो हमें मत भूलना। इतना टूटा जहाज हवा में उड़ते हुए बिखर तो नहीं जाएगा? चिन्मू को भी यही संदेह था। ये क्लाउड चेसिंग पायरेट शिप इतनी पुरानी लग रही थी कि कभी भी टूट सकती थी। फन्युन शाओ ने छाती ठोकते हुए कहा, नहीं नहीं, चिंता मत करो। मेरे भाइयों ने रून से पूरे जहाज को मजबूत किया है। ओल्ड ब्रदर चिन, तुम मेरे लिए एक आयरन शेल शिप फोर्ज कर दोगे क्या? लकड़ी बहुत कमजोर होती है। चिन्मू ने सोचा और बोला, इसके लिए बहुत खर्चा आएगा। काला लोहा बहुत महंगा है। तुम्हारे पास इतना धन है? और ब्लूप्रिंट्स? फेन्युन शाओ ने हंसते हुए कहा, मैंने हाल ही में बहुत व्यवसाय किया है, खूब पैसा जमा किया है। शायद पर्याप्त हो। ब्लूप्रिंट्स मुश्किल मिलेंगे पर कोई बात नहीं, चलो सब सवार हो जाओ। सब लोग जहाज पर चढ़ गए। युए चिंगहोंग ने इधर उधर देखा। जहाज के सारे साथी टैटू वाले, डरावने और घायल दिख रहे थे। कोई आंख से अंधा, कोई नाक से कटा। साफ था ये सब डाकू थे। धीरे धीरे जहाज उठा और राजधानी से बाहर निकलने लगा। चेन वनयुन ने धीरे कहा, यह सब तो डाकू हैं। छिन्मू का मार्शल वर्ल्ड अनुभव बहुत कम है, वह जरूर इनके जाल में फंसा है। हमें बहुत सतर्क रहना होगा वरना। इतने में जहाज ने अचानक तेज गति पकड़ी और हवा को चीरते हुए उड़ गया। कुछ ही पलों में वह ध्वनि की गति पार कर गया। सभी स्कॉलर्स हक्का बक्का रह गए। जहाज सारे इंपीरियल शिप्स को पीछे छोड़ चुका था। इतनी गति से वे सर्जिंग रिवर तक एक दो दिन में पहुंच सकते थे। फानिंशाओ हंसकर बोला, चिंता मत करो, जहाज नहीं टूटेगा। मैं भी सोचता कि टूट जाएगा, पर अब तक तो सब ठीक है। तभी एक लकड़ी का तख्ता उड़कर पीछे चला गया। फानिंशाओ फिर भी बोला, रिलैक्स रिलैक्स, मैं अनुभवी हूं। थोड़ी देर में बारिश शुरू हुई। फानिंशाओ का पूरा शरीर रंगीन हो गया। हुलिंगर ने चिल्लाकर कहा, ओल्ड शाओ, तुम्हारे टैटू धुल गए। बाकी डाकू भी चिल्लाने लगे, बिग ब्रदर, मेरा नकली घाव भी धुल गया। सब हंस पड़े। फनिंशा बोला, अब जब हम सुधर गए हैं तो शायद टैटू की जरूरत भी नहीं रही। फिर छिनमू ने कॉम्प्यूटेशनल कैनन ऑफ सुप्रीम मिस्ट्री खोलकर फनिंशा से सवाल किया, सीनियर ब्रदर फैन, इन विशाल संख्याओं यी जाओ जिंग गाय जी रैंग, इनका उपयोग किस लिए होता है? फनिंशा ने उत्तर दिया, ये इमेजरेबल कैलकुलेशन के लिए है। याय यानी 100 मिलियन, जाओ यानी ट्रिलियन, जिंग यानी 10 क्वाड्रिलियन, और इसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं। और इसके नीचे फेन, ली, हाउ, सी जैसे दशमलव भी हैं। ये छोटे से छोटे कण की गणना के लिए है। डाउसोर्ड की 14वीं राइटिंग के लिए वाइटल ची के सबसे छोटे कणों पर रून्स अंकित करने पड़ते हैं। ये बिना गणना के संभव है। चिन्मू आश्चर्यचकित हो गया। डाउसेक्ट की गणितीय विद्या सचमुच अद्भुत है। क्लाउड चेसिंग पायरेट शिप पूरे एक दिन तक उड़ती रही और आखिरकार सर्जिंग रिवर पर पहुंच गई। जहाज ने नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित सैनिक शिविर के पास आकर रुक गया। लिजो प्रीफेक्चर ने नदी के किनारे पर विशाल सैन्य बल तैनात किया हुआ था। सेना ने 200 से अधिक नदी शिविरों को जोड़ा था और वहां असंख्य सैनिक और घोड़े मौजूद थे। जब वे पहुंचे तभी एक भीषण युद्ध समाप्त हुआ था। नदी की सतह पर अब भी जहाज आपस में टकरा रहे थे। कुछ जहाज नष्ट हो चुके थे और उनके मस्तूलों व डेक से घना धुआं उठ रहा था। नदी की सतह पर लाशें तैर रही थीं। कुछ सैनिक जहाज से मछली पकड़ने वाले जाल फेंक रहे थे और शवों को बाहर निकाल रहे थे। फिर वे उन शवों को कांटों से पकड़कर जहाज के पिछले हिस्से में लटका देते ताकि किनारे पहुंचने पर उन्हें दफनाया जा सके। चिन्मू ने अपनी ग्रीन हेवंस आइज खोली और नदी के दूसरी ओर देखा। वहां एक जर्जर शहर दिखाई दे रहा था जहां अब भी हल्की फुल्की लड़ाइयां चल रही थीं क्योंकि वहां डिवाइन आर्ट्स की किरणें चमक रही थीं। हालांकि ये केवल छोटे मोटे झगड़े थे। संभवतः इटर्नल पीस एम्पायर की सेना वहां शेष दुश्मनों का सफाया कर रही थी। फैन युनशाओ ने जहाज की गति धीमी की और धीरे धीरे उसे शिविर की ओर उतारा। एक सैनिक हवा में उड़ता हुआ उनके जहाज के पास आया और जानकारी ली। जब उसे पता चला कि ये इंपीरियल कॉलेज के स्कॉलर्स हैं, तो उसने तुरंत झंडा हिलाया और नीचे तैनात आर्चर्स को अपने धनुष नीचे करने का संकेत दिया। जहाज धीरे धीरे शिविर में उतरा। फैन युनशाओ ने नदी के दूसरी ओर चल रहे संघर्षों को एक काले और एक सफेद नेत्र से देखा। फिर चेन वान्युन, युनके और अन्य स्कॉलर्स की ओर देखकर सिर हिलाया और बोला, ओल्ड ब्रदर चिन, ये स्कॉलर्स तुम्हें केवल धीमा करेंगे, इनसे कोई सहायता नहीं मिलेगी।
इस स्तर के युद्ध में तुम सब किसी काम के नहीं। मैं जा रहा हूँ, जब पर्याप्त ब्लैक आयरन और ट्रेजर शिप का ब्लूप्रिंट मिल जाएगा तब तुमसे फिर मिलूंगा। ये कहकर उसने अपने जहाज का फर्नेस सक्रिय किया और आसमान में उड़ गया। युनकुई और बाकी सब उदास हो गए, पर चेन युन ने ठंडे स्वर में कहा, इस व्यक्ति की क्षमता तो अच्छी है, लेकिन उसका निर्णय बहुत कमजोर है। तभी एक जनरल उनके पास आया और पूछा, क्या आप इंपीरियल कॉलेज के स्कॉलर्स हैं? चिन्मू ने सिर हिलाया। क्या लिजो प्रिफेक्चर की यंग मैजिस्ट्रेट अग्रिम मोर्चे पर है? कृपया उन्हें सूचित करें कि रिवर डाइक काउंटी से चिन्मू उनसे मिलना चाहता है। जनरल ये सुनकर चौंक गया और बिना देरी किए चला गया। थोड़ी ही देर में कवचों की खनक सुनाई दी। सबने आवाज की दिशा में देखा। एक महिला जनरल चलती आ रही थी। वह कवच में लिपटी थी, सिर पर हेलमेट उसके हाथ में था। चेहरा वीरता से भरा और सुंदर था। उसके चेहरे पर हल्का मेकअप और होंठों पर लाल रंग अब भी मौजूद थे। वह हाल ही में युद्ध क्षेत्र से लौटी लग रही थी। उसके कवच पर अब भी खून के धब्बे थे। तो यह है लिटिल ब्रदर चिन्मू। युएन चियू की नज़र चिन्मू पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठीं। वो छोटा भाई जो कुछ महीने पहले रिवर डाइक काउंटी से निकला था, अब प्रसिद्ध हो गया है। मैंने अपने बड़े भाई को तुम्हारे बारे में बात करते सुना था। अब तुम दूसरों से आगे निकल चुके हो। मुझे खुशी है। चिन्मू ने संकोच से कहा, बिग सिस्टर, आप बड़ा चढ़ा कर कह रही हैं। मैंने पहले नहीं बताया था कि मैं वास्तव में ग्रेट रूइंस से हूँ। युएन चियू मुस्कुराई। जब तुम गए थे, मैं सोच रही थी कि रिवर डाइक काउंटी में कौन सी छिन फैमिली है जो इतना प्रतिभाशाली युवक पैदा कर सकती है। बाद में मेरे भाई का पत्र आया जिसमें तुम्हारा जिक्र था। तब पता चला कि तुम ग्रेट रूइंस से हो। युनके, युएचिंगहोंग और बाकी लोग हैरान थे। लिजो प्रीफेक्चर में सभी इंपीरियल स्कॉलर्स रुकते थे, पर उन्हें यह नहीं पता था कि चिन्मू का इतना बड़ा परिचय है। युयुआन चू जैसी यंग मैजिस्ट्रेट का पद बहुत उच्च था, और वह युयुआन एम्पायर की राजकुमारी भी रह चुकी थी। चिन्मू, जो कि ग्रेट रूइंस का एक छोड़ा हुआ बालक था, आखिर वह उससे कैसे जुड़ा? चिन्मू ने पूछा, बिग सिस्टर चुयू, कॉर्प्स इमॉर्टल कल्ट का क्या हुआ? युआन चुयू बोली, कॉर्प्स इमॉर्टल कल्ट को मैंने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। बस कुछ अवशेष दक्षिणी सीमा में भाग गए हैं। वह उन्हें नगर की दीवारों पर ले गई और बोली, हर जगह के विद्रोही यहाँ दक्षिणी सीमा पर एकत्र हो गए हैं। कई सेक्ट्स और रेबल फोर्सेस यहाँ टकरा रही हैं। सेना नदी के किनारे के सभी नगरों में तैनात है, पर यह स्थिति तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असल में हालात बहुत गंभीर हैं। चेन वान्यून ने पूछा, टिप ऑफ द आइसबर्ग मतलब? युएन चू मुस्कुराई। आज की दुनिया में कौन वफादार है और कौन गद्दार, कौन जानता है? उदाहरण के लिए, मैं स्वयं युआन एम्पायर की राजकुमारी हूँ। कौन कह सकता है कि मैं अगले ही पल विद्रोह नहीं कर दूंगी? चेन वन्यून और बाकी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। युआन शियू ने ठंडे स्वर में कहा, इंपीरियल प्रीसेप्टर एक नई पीढ़ी बनाना चाहता है, लेकिन उसे अब भी पुरानी पीढ़ी की शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता है। यही कारण है कि यह कहना कठिन है कि अगला विद्रोही कौन होगा। मंक युंग ने कांपते हुए पूछा, पर लॉर्ड मैजिस्ट्रेट, आप तो बगावत नहीं करेंगी, सही? युएन शियू ने ठंडी हंसी हंसी, तुम अंदाजा लगा सकते हो। अगर सही निकला तो जिंदा रहोगे। यह सुनकर युनखे का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी ठंडी नज़रों में इतनी शक्ति थी कि कोई भी कांप उठे। फिर उसने एक जनरल को बुलाया, आदेश दिया और 1000 सैनिकों की सेना तैयार की। युआन शियू नदी की सतह पर चल पड़ी। उसके पीछे उसके सैनिक भी अपने वाइटल ची से पानी पर चलते हुए नदी पार करने लगे। चिन्मू भी उनके पास पहुंचा और मुस्कुराया, बिग सिस्टर, उन्हें डराएं मत। बाकी स्कॉलर्स भी वाइटल ची का प्रयोग कर पानी पर चलने लगे। हालांकि वे दौड़ तो सकते थे, पर युआन शियू जैसी शांति से चलना उनके लिए कठिन था। युएनशी बोली, लिटिल ब्रदर सोचता है कि मैं बगावत नहीं करूंगी। चिन्मू ने सिर हिलाया, क्योंकि यह विद्रोह इंपीरियल प्रीसेप्टर द्वारा रचा गया एक परीक्षण है। बिग सिस्टर बुद्धिमान है, यह जानती है कि अगर यह परीक्षा न दी तो और बड़ा नुकसान होगा। वह मुस्कुराई, तुम सही भी हो और गलत भी। मुझसे कई लोग मिलने आए और विद्रोह के लिए उकसाया, लेकिन मैंने इनकार किया। युआन फैमिली के लिए सिंहासन नहीं, जनता मायने रखती है। उसने आगे कहा, जब युआन एम्पायर थी, इटर्नल पीस एम्पायर पहले ही बहुत शक्तिशाली था। अगर युद्ध होता तो हमारा साम्राज्य नष्ट हो जाता। इंपीरियल प्रिसेप्टर स्वयं हमारे पास आए और मेरे पिता से राज्य चलाने के मार्ग पर चर्चा की। हम बहस हार गए, लेकिन विनम्रता से स्वीकार किया। मेरे पिता ने सिंहासन त्याग दिया। मेरे भाई ने भी मना कर दिया और वह मुझे सौंप दिया। मैंने स्वयं इंपीरियल प्रिसेप्टर से कहा, मैं शासन में तुमसे कमजोर हूं भाई, तो मैं युआन एम्पायर तुम्हें सौंपती हूं।
अगर तुम्हारा शासन जनता के लिए अच्छा निकला तो मैं फिर विद्रोह करूंगी। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने सहमति दी और मुझे युयुआन यानी लिजो का शासन सौंप दिया। हुलिंगर चकित होकर बोली, तो आप एक फीमेल एम्परर थीं? युआन चियू हंस पड़ी। हाँ, पर सम्राट होना इतना मज़ेदार नहीं है। कोई भी खुद को सम्राट घोषित कर सकता है। असली बात यह है कि कितने लोग उसे मानते हैं। फिर उसने कहा, तुम सब भाग्यशाली हो कि छिनमू के साथ हो। उसकी क्षमता असाधारण है। युए छिंगहोंग और युनखे ने एक दूसरे की ओर देखा। यह समझ नहीं पा रहे थे कि उसने छिनमू की प्रशंसा क्यों की। दरअसल युआन छुयू को याद आया कि टाइगर सन काउंटी के उत्तर में जब उसने लाल कॉर्प्स बीटल्स देखे थे और एक कंकाल पड़ा था, तब उसने समझ लिया था कि छिनमू ने ही एक सेवन स्टार्स रेल्म के कॉर्प्स इमॉर्टल कल्ट के विशेषण को विष देकर मारा था। वह मुस्कुराए। ऐसे चतुर लड़के के साथ रहना तुम्हारा सौभाग्य है। वे सब नदी पार कर शहर पहुंचे, जो अब खंडहर बन चुका था। लाशों के ढेर लगे थे। युएन शुयू ने कहा, तुम सोचो, डियर काउंटी को जीतना इतना आसान कैसे था? विद्रोही बहुत कमजोर लग रहे हैं। दरअसल असली शत्रु अभी सामने ही नहीं आए हैं। उसने गंभीर स्वर में कहा, इंपीरियल प्रिसेप्टर को घायल करने वाले 3 पुराने राक्षस अब तक नहीं दिखे हैं। पैशन पार्टिंग पैलेस मास्टर चू डिएई, थ्री वंडर्स कैसल के 3 कैसल लॉर्ड्स, ड्रैगन राइडर सेक्ट का ड्रैगन किंग और कई कल्ट मास्टर्स अब तक शांत है। और कौन जानता है कि पुराने युग देवता अब भी जीवित हैं या नहीं। यह सुनकर छिनमू और बाकी सब सिहर उठे। फिर वह बोली, चिंता मत करो। ये बूढ़े राक्षस तुम जैसे युवाओं को निशाना नहीं बनाएंगे। उनका लक्ष्य है इंपीरियल प्रीसेप्टर और दरबार के उच्च अधिकारी। डियर काउंटी पर 9 स्पेक्टर्स सेक्ट ने कब्जा किया था। अब जब यह जगह खाली हो गई है, उनके कुछ अवशेष भाग गए हैं। उसकी नज़र चिन्मू और बाकी पड़ी। 9 स्पेक्टर्स सेक्ट ड्रेसिंग अप एज गॉड एंड प्लेइंग द डेविल में माहिर है। वे कहते हैं कि वे सुपरनैचुरल बीइंग्स को युद्ध में बुला सकते हैं। इसलिए तुम्हें तैयारी करनी होगी। बाकी स्कॉलर्स के आने पर तुम लोग इन अवशेषों का सफाया करोगे। देवता बनकर छल करने में निपुण और वे अलौकिक शक्तियों को युद्ध में सहायता के लिए बुला सकते हैं। चिन्मू थोड़ा चौंक गया। अचानक उसे सोल गाइड और गोस्ट ट्रांसफरिंग गॉड डिस्पैचिंग रून्स कमांड की याद आई। ये दोनों स्पेल्स आत्मा और सुपरनैचुरल बीइंग से जुड़ी थीं, जिन्हें उसने फ्लोर ऑफ हेवनली रिकॉर्ड्स के पहले स्तर पर पाया था। गोस्ट ट्रांसफरिंग गॉड डिस्पैचिंग रून्स कमांड ग्रेट माउंटेन सेक्ट से थी, जबकि सोल गाइड 9 स्पेक्टर सेक्ट की थी। ये दोनों स्पेल्स पहले स्तर पर इसलिए रखी गई थीं क्योंकि बहुत कम लोग ऐसी स्पेल्स का अभ्यास करते थे जो साधारण रास्ते से हटकर थीं। ये सोल से संबंधित स्पेल्स थी, इनकी आक्रमण शक्ति बहुत कम थी। खासकर गोस्ट ट्रांसफरिंग गॉड डिस्पैचिंग रून्स कमांड, ये स्पेल दावा करती थी कि इससे भूतों और देवताओं को बुलाया जा सकता है। लेकिन जब छिनमू ने इसे कई बार आजमाया तो यह अधिकतम 5 गोस्ट ट्रांसफर टेक्निक जैसी लगी, पर उससे कहीं अधिक जटिल। जब चिनमू ने ये स्पेल्स खोजी, उसने एक बार चांसलर बाशान से इस पर मार्गदर्शन मांगा था, लेकिन बाशान को भी ये दोनों स्पेल्स बेकार लगीं। उसने उन्हें वापस फेंक दिया और कहा कि चिनमू खुद ही समझे। हालांकि ये स्पेल 5 गोस्ट्स ट्रांसफर टेक्निक जैसी थी, पर इसके रून्स बहुत अधिक जटिल थे और इसके लिए एक टैलिस्मैन ट्रेजर को रिफाइन करना पड़ता था। ये टैलिस्मैन ट्रेजर उस चीज़ से भी ज़्यादा जटिल था जो चिनमू ने रोलंस गोल्डन पैलेस में देखी थी। चिनमू ने सोचा था कि इतनी जटिल रून्स होने के कारण ये डिवाइन आर्ट बहुत शक्तिशाली होगी, पर अंत में इसका प्रभाव केवल 5 गोस्ट ट्रांसफर टेक्निक के बराबर निकला। उसे लगा कि ग्रेट माउंटेन सेक्ट ने शायद इस टेक्निक का असली हिस्सा छिपाया होगा, पर वह सेक्ट अब इस दुनिया में थी ही नहीं। इस बीच चिनमू ने 9 स्पेक्टर सेक्ट की सोल गाइड भी सीखी थी, लेकिन उसने अब तक ये नहीं आजमाया था कि क्या वह वास्तव में मृत आत्माओं को नेदरवर्ल्ड से वापस बुला सकता है। इन दोनों स्पेल्स में कुछ रून्स समान थे, जिससे यह स्पष्ट था कि दोनों सोल से संबंधित थीं। चिनमू ने पीले कागज खरीदा और 2 दिन गोस्ट ट्रांसफरिंग गॉड डिस्पैचिंग रून्स कमांड के लिए टैलिस्मैन ट्रेजर बनाने में लगाए। फिर एक और दिन सोल गाइड की रून्स लिखने और दोनों की तुलना करने में बिताया। तुलना करने पर छिनमू ने पाया कि गोस्ट ट्रांसफरिंग गॉड डिस्पैचिंग रून्स कमांड में जानबूझकर कुछ गलत रून्स डाले गए थे। इन सेक्ट्स ने अपने स्पेल्स को इंपीरियल कोर्ट को सौंपते समय जानबूझकर कुछ रून्स बदल दिए थे ताकि उनकी शक्ति कम हो जाए या स्पेल बेकार हो जाए। हालांकि इस स्पेल में हजारों रून्स थे, इसलिए दर्जनों गलतियों के बावजूद सैकड़ों सही रून्स मौजूद थे। ये ज्ञान का खजाना था। इसी जान के आधार पर छिनमू ने सोल गाइड के गलत रून्स को ठीक किया। जब उसे यकीन हो गया कि अब कोई गलती नहीं बची है, उसने एक सिपाही को बुलाकर पूछा, शहर में कोई शव कॉर्प्सेस हैं?
मैं अपनी स्पेल का परीक्षण करना चाहता हूँ। सिपाही बोला, क्या आप नाइन इंस्पेक्टर्स सेक्ट के शव चाहते हैं? उनके शव तो हमने दफना दिए हैं। अगर चाहिए तो हमें खोदना पड़ेगा। चिन्मू का चेहरा बदल गया। कहाँ दफनाए गए थे? सिपाही ने उत्तर दिया, कुछ रिवर डाइक काउंटी के पास के डिसऑर्डरली बेरियल माउंड्स में और बाकी डियर माउंटेन के पास डियर काउंटी में। कुछ दिन पहले जो शव नदी से निकले थे उन्हें वहीं पास में दफनाया था। चिन्मू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कहा, युवा मैजिस्ट्रेट कहाँ हैं? तुरंत सूचना दो। पूरी सेना को सतर्क करो और इन शवों को जलाने का आदेश दो। सिपाही बोला, युवा मैजिस्ट्रेट तो रिवरडाइक काउंटी गई है लोगों को शांत करने। मैं अभी जाकर बताता हूँ। बिग सिस्टर चुयू रिवरडाइक काउंटी में है? ये बुरा हुआ। चिन्मू ने तुरंत एक और सिपाही को भेजा कि चौकसी बढ़ाई जाए। फिर वह चेन वनयुन, युए चिंगहोंग और बाकी साथियों को ढूंढने दौड़ा। नाइन स्पेक्टर सेक्ट शायद फिर से हमला करने वाली है। तुरंत सतर्क रहो। सब लोग हैरान रह गए। मंकयुंग ने पूछा, नाइन स्पेक्टर सेक्ट तो लगभग खत्म हो गई थी। कुछ ही लोग भागे हैं, उनसे डरने की क्या जरूरत? वे अपनी मौत का नाटक कर रहे हैं, चिन्मू ने कहा ही था कि तभी नदी से हल्की, भयानक आवाज आई। एक पुरानी रहस्यमयी गाना, जैसे कोई नेदरवर्ल्ड का देवता मृत आत्माओं को बुला रहा हो। चिन्मू का चेहरा सख्त हो गया। वह हवा में छलांग लगाकर शहर के उत्तर द्वार की मीनार पर उतरा। वहां कुछ ही सैनिक थे क्योंकि हाल ही में भारी युद्ध हुआ था। उसने नदी की ओर देखा। एक डाउइस्ट टोप पहनकर जहाज के मस्तूल पर खड़ा था। वह मंत्र पढ़ रहा था और गा रहा था। उसके आसपास की हवा में हरे रून्स चमक रहे थे, जैसे सैकड़ों हरे सांप लहरा रहे हों। तभी काला धुआं नदी से उठने लगा। फैलता हुआ अंधकार ने पूरा आकाश ढंक लिया। नदी के बीच में एक विशाल द्वार दिखाई दिया, नेदरवर्ल्ड गेट। चिन्मू ने देखा कि दूसरी तरफ कुछ स्कॉलर्स के जहाज अंधेरे में समा गए। उनके चीखने की आवाजें आने लगीं। फिर रिवर डाइक काउंटी के पास डियर माउंटेन की ओर जमीन फट पड़ी और छोटे छोटे आकृतियां आसमान में उछलकर उनकी ओर छपटीं। शहर के पश्चिमी द्वार पर मौजूद सैनिकों पर उन्होंने येलो टैलिस्मन्स फेंके। सैनिक वहीं जकड़ गए और तुरंत मारे गए। बूम! पश्चिमी द्वार उड़ गया और शव अंदर घुस आए। वे वास्तव में मरे हुए थे, लेकिन सोल गाइड के जरिए उनकी आत्माएं वापस लाई गई थीं। अब वे फिर से जीवित जैसे बनकर डियर काउंटी के सैनिकों पर हमला करने लगे। कुछ के सिर केवल चमड़ी से लटके थे, कुछ के छाती में छेद थे, कुछ बिना हाथ पैर के, लेकिन उनकी शक्ति जीवित जैसी थी। ये दृश्य देखकर छेन वान्यून तक स्तब्ध रह गया। चिन्मू ने नदी के पार देखा। वहां भी विस्फोट और मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। उसने आदेश दिया, शहर छोड़ो, पूर्वी द्वार की ओर चलो। वह दौड़ते हुए हुलिंगर और ड्रैगन चिलिंग को बुलाने लगा। शहर में अफरा तफरी मच गई थी। सैनिक तैयार नहीं थे और रिवाइव्ड कोर्सेस उन्हें एक एक कर मार रहे थे। हालांकि इटर्नल पीस एम्पायर की सेना कंबाइंड असॉल्ट टेक्निक्स में माहिर थी, लेकिन जब बिखर गए तो उनकी व्यक्तिगत शक्ति मार्शल सेक्ट डिसाइपल्स के सामने कमजोर साबित हुई। अब शहर में एक तरफा कत्लेआम चल रहा था। अंधेरा गहराता जा रहा था, पर नाइन इंस्पेक्टर सेक्ट के पुनर्जीवित योद्धाओं के लिए वह दिन की तरह साफ था। वे दर्द महसूस नहीं करते थे, मरने से नहीं डरते थे, बस मारते चले जा रहे थे। उनमें सेलेस्टियल बीइंग रेल्म और लाइफ एंड डेथ रेल्म के विशेषज्ञ भी थे, जो अब पुनर्जीवित होकर आतंक फैला रहे थे। चिन्मू ने देखा कि डियर काउंटी की रक्षा समाप्त हो गई है। वह हुलिंगर और ड्रैगन चिलिन के पास पहुंचा और सबको लेकर शहर के बाहर भागा। पीछे द्वार ढह गया। रिवाइव्ड सेलेस्टियल एक्सपर्ट्स सैनिकों को टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। आसमान में कुछ डाओइस्ट कॉर्प्स इमोर्टल कल्ट के भी दिखाई दिए। अब यह स्पष्ट था, नाइन स्पेक्टर सेक्ट और कॉर्प्स इमोर्टल कल्ट ने गठबंधन कर लिया है। एक आत्माओं को नियंत्रित कर रहा था, दूसरा शवों को। एकेडमिशियन चिन, हमें नदी पार के रिवर डाइक काउंटी लौटना चाहिए, चेन वन्युन ने कहा। चिन्मू ने सिर हिलाया। नहीं, नदी में भी बहुत से शव हैं। तभी पानी से आवाज आई। रिवाइव्ड कॉर्प्सेस नदी से निकलकर दौड़ पड़े। चिन्मू ने अपनी कमर पर हाथ मारा। ठाउटी सैक से तलवार निकली, जो वेव सोर्ड फॉर्म में बदल गई और घूमते हुए उनके सिर काट दिए। लेकिन वे सिर उठाकर बगल में दबाकर फिर दौड़ पड़े। एक सिर ने चिल्लाकर कहा, यहां कुछ बच निकले हैं, जल्दी आओ। युनके, युए चिंगहोंग और चेन वान्युन तक सिहर गए, पर सी युनशंग, जो आमतौर पर शर्मीली थी, पूरी तरह शांत थी। चिन्मू ने अपनी हथेली कस ली। जूनियर प्रोटेक्टर स्वॉर्ड घूमी और स्पाइरल स्वॉर्ड फॉर्म में बदलकर सब शवों को काट डाला। वह बोला, तेज चलो, नहीं तो नाइन स्पेक्टर्स सेक्ट के एक्सपर्ट्स पीछा कर लेंगे। वे सब अंधेरे में भाग निकले। पीछे जलते हुए डियर काउंटी को देखकर युनक्वी बुदबुदाया। दक्षिण सीमा की ओर, वही तो दुश्मनों का गढ़ है। तो चलिए आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी का हिस्सा हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।